प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे और अभी तक हमने कुछ गति के समीकरणों को दो विधियों से सिद्ध किया, जिसमें पहली विधि थी हमारी ग्राफी विधि और दूसरी विधि थी कलन विधि। आप चाहें तो तीसरी विधि कक्षा 9 की विधि भी लगा सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, इसलिए उसको मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, यदि तुम्हें जानना है तो रिक्वेस्ट करोगे तो मैं बता दूंगा। एक तो मेरे ख्याल से वो आती ही नहीं है या उसका कोई संबंध नहीं है 11 से, तो मैं क्यों बताऊँ। ओनली तुम्हें समीकरण तो आते ही आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग अवरोधन दूरी। ठीक, अवरोधन दूरी, अवरोधन दूरी। बेटा ये अवरोधन दूरी क्या है? दूरी तो हमने पढ़ा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है, लेकिन अवरोधन दूरी क्या है? तो अवरोधन दूरी को मैं आपको बता दूं। जैसे ही हम एक गाड़ी चला रहे हैं, सपोज कर लो एक गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते चलाते हमने लगा दिया ब्रेक, तो ब्रेक लगाने से फ़ौरन तो वो रुक नहीं जाती है। जैसे हमारी ये एक गाड़ी हम चला रहे थे और ये हमारी चल रही थी गाड़ी, और जैसे ही हमने ब्रेक लगाया तो ब्रेक हमने मान लो यहाँ लगाया, तो वो ब्रेक लगाने के बाद कुछ दूरी तो चलती ही है, चाहे वो जितनी चले थोड़ी बहुत दूरी तो वो चलती ही है। वही जो थोड़ी दूरी चलती है उसी दूरी का नाम है बेटा अवरोधन दूरी। मतलब वह दूरी जो किसी वाहन के ब्रेक लगाने से बाद चलती है, थोड़ी बहुत चलती है। जो ब्रेक जैसे लगाया तो जो दूरी चलती है ब्रेक लगाने के बाद उसको कहते हैं अवरोधन दूरी। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में चलती है तो उसी को कहते हैं हम लोग अवरोधन दूरी। मतलब अवरोधन दूरी क्या है? यह है वह दूरी होती है, वह दूरी होती है जो किसी वस्तु के, वस्तु का मतलब क्या होगा यहाँ से, कार या वाहन। ठीक है, वस्तु कोष्ठक में कर लेना, वाहन के ब्रेक लगाने से, ब्रेक लगाने से या लगाने के बाद चली जाती है या चली जाती है। मतलब किसी वाहन के ब्रेक लगाने के बाद भी जो दूरी चली जाएगी उसको कहेंगे अवरोधन दूरी। सपोज कर लो हमने एक गाड़ी चल रही थी, ब्रेक लगाया तो जो दूरी चली उसको कहेंगे हम लोग अवरोधन दूरी। अब चलिए उसको लगाते हैं कैसे। ठीक है, तो ब्रेक जब लगाते हैं तो आपने 9 में पढ़ा होगा जो त्वरण का मान है वो हो जाता है ऋणात्मक। ठीक है, क्योंकि जब ब्रेक लगाते हैं तो वो त्वरण नहीं रहता है, क्या बन जाता है, मंदन बन जाता है। और मंदन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो चलिए मैं मान लूँ, माना किसी वस्तु का ब्रेक लगाने से पहले, ब्रेक लगाने से पहले जो वेग था वो मैंने मान लिया u है। ठीक है, एक गाड़ी थी और ब्रेक लगाने से पहले वो मान लो u वेग से चल रही थी। जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऐसे ही ये u किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद, ब्रेक लगाने के बाद जो उसका वेग हुआ वो v बराबर कितना हो जाएगा, जब रुक जाएगी तो 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। और उत्पन्न जो मंदन होगा अर्थात त्वरण होगा, क्योंकि त्वरण ब्रेक लगाने के बाद काय में बदल जाता है, मंदन में। उत्पन्न मंदन क्या है, -a है। ठीक है, तब हम लोग अवरोधन दूरी निकालते हैं। अवरोधन दूरी उसको मैंने मान लिया डेल्टा s है। ठीक है, तो हमें एक समीकरण पता है गति का जिसमें b हो, u हो और s हो, t ना हो। कौन सा होता है, b² बराबर u² प्लस 2as, यही होता है ना। b कितना है, 0 का स्क्वायर बराबर u² प्लस 2, और a की जगह ये मंदन है और डेल्टा s की जगह डेल्टा s है, अवरोधन दूरी है। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या आ जाएगा,
माइनस का यू स्क्वायर बराबर माइनस का 2a डेल्टा एस, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ से देखिए डेल्टा एस बराबर क्या आ गया मेरे पास, यू स्क्वायर अपॉन ये 2a नीचे आएगा। ठीक है, तो ये अवरोधन दूरी का एक व्यंजक आ गया है मेरे पास। यहाँ ना दिख रहा हो तो देखिए मैंने क्या किया है, यू स्क्वायर बराबर माइनस का था तो माइनस का 2a डेल्टा एस, माइनस से माइनस कैंसिल, डेल्टा एस बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, ये तब लिखना है जब ये दिखे ना, दिख रहा है तो ये नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि जो ये यहाँ लिखा है वो यहीं लिखा है। ठीक है, क्लियर। अवरोधन दूरी मैंने कैसे निकाली, जो ब्रेक लगाने के पहले चली जाती है, सॉरी ब्रेक लगाने के जो बाद चली जाती है उसको कहते हैं हम लोग अवरोधन दूरी। ठीक है, तो मैंने वस्तु का वेग u मान लिया और ब्रेक लगाने के बाद उसका वेग v हो जाता है अर्थात 0 हो जाता है और उत्पन्न बंधन -a मान लिया। तो अवरोधन दूरी डेल्टा एस हम किससे निकाल सकते हैं, जिसमें समय ना हो, अर्थात तृतीय समीकरण मान रखा और अवरोधन दूरी का हमने एक व्यंजक निकाल लिया यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्लियर। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, ये तब उतारना है जब यहाँ ना दिख रहा हो, दिख रहा हो तो इसको इरेज कर देना। ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए बेटा, अभी हमने पढ़ा अवरोधन दूरी, अर्थात ब्रेक लगाने के बाद जो दूरी चली जाती है उसको कहते हैं अवरोधन दूरी, जिसका व्यंजक आया यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, तो जब भी अवरोधन दूरी सवाल में निकालनी हो तो इस व्यंजक का यूज करेंगे और हम अवरोधन दूरी आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग मुक्त पतन। मुक्त पतन तो देख सुना ही होगा। जैसे ये मेरा मार्कर है, इसको मैं सीधे सीधे ऐसे छोड़ दूं तो ये जाके ज़मीन में गिरेगा। क्यों गिर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के कारण वस्तुएं सभी नीचे आती हैं, यही क्या कहलाता है, मुक्त पतन कहलाता है। ठीक है, मुक्त पतन क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण या जब वस्तु स्वतंत्र रूप से छोड़ दी जाती है तो वह पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाती है, यही क्या कहलाता है, मुक्त पतन कहलाता है। मुक्त मतलब अपने आप और पतन मतलब नीचे गिरना। ठीक है, जैसे पतन होता है ना, पतन तो सभी लोग जानते हैं, पतन का मतलब नीचे गिरना, तो मुक्त का मतलब अपने आप। अपने आप कोई वस्तु नीचे गिरेगी तो वो क्या होगा, मुक्त पतन होगा। तो मुक्त पतन को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसके कुछ डेरिवेशन है। मुक्त पतन, मुक्त पतन क्या है, सॉरी इसके समीकरण है उनको जानना है। ठीक है, मुक्त पतन, मुक्त पतन क्या है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र की ओर या पृथ्वी के केंद्र की ओर गुरुत्वीय त्वरण, इसको हम लोग बेटा न्यूटन वाले पार्ट में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण पृथ्वी के केंद्र की ओर गुरुत्वीय त्वरण के कारण आकर्षित होती है, यही क्या है, यही मुक्त पतन है। अपनी भाषा में कह सकते हैं पृथ्वी के केंद्र की ओर अपने आप आकर्षित होना क्या कहलाता है, मुक्त पतन। ठीक है, तो ये मेरा मुक्त पतन था। मुक्त पतन की डेफिनेशन मोस्ट नहीं है, इसके हैं समीकरण वो। तो मुक्त पतन के समीकरण देखते हैं। मुक्त पतन के समीकरण, ठीक है, मुक्त पतन के लिए गति के जो समीकरण है या मुक्त पतन के समीकरण डाल लो के लिए गति के समीकरण, या ऐसा डाल सकते हैं गति के समीकरण। तो मुक्त पतन के लिए गति के समीकरण के लिए जो हमारा एस है वो हाइट बन जाता है। ठीक है, जो हमारे गति के समीकरण थे ना, एस है वो हाइट बनता है, यू उसको स्वतंत्र रूप से ऐसे छोड़ी जाती है तो प्रारंभ वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है।
और इसके बाद जो ए है त्वरण वो गुरुत्वीय त्वरण जी बन जाता है। तो चलिए इसको रखते हैं। तो पहला वाला था हमारे पास b बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पुट कीजिए जे वैल्यू, जहाँ a है वहाँ g रखिए, u है वहाँ 0, तो यहाँ रख दिया मैंने u बराबर 0 और a बराबर g। तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा b बराबर यहाँ 0 यहाँ g, तो जी टी। तो मुक्त पतन के लिए गति का पहला समीकरण क्या हो गया, b बराबर जी टी। चलिए अब हम निकालते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा क्या कहता है, यहाँ निकाल लीजिए दूसरा, s बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ s की जगह h रखिए, सॉरी a होता है यहाँ, a की जगह g रखिए और u की जगह 0 रखिए। तो रखते हैं, तो s की जगह h, u की जगह 0 रख के देखिए, ये ख़त्म, 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये मेरा एक द्वितीय समीकरण है मुक्त पतन के लिए। अब आते हैं तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण के लिए हमारे पास होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ रखिए s बराबर h और a बराबर g और u बराबर 0 रखिए यहाँ। तो बी स्क्वायर बराबर यहाँ 0 यहाँ 2gh। ठीक है, तो ये मेरे गति के 3 समीकरण हैं, किसके लिए, मुक्त पतन के लिए। ये तीसरा है, ये दूसरा है और ये पहला है। तो मुक्त पतन के लिए यदि गति के समीकरण हमें निकालने हो तो ये है हमारे पास मेथड, s की जगह जी h रखो, u की जगह 0 रखो, a की जगह g रखो। तो मुक्त पतन के लिए हमारे पास गति के समीकरण आ जाते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो दूरी है वो हमेशा ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि ऐसे छोड़ेंगे। ठीक है, प्रारंभ वेग शून्य, क्योंकि देखिए अभी ये स्थिर अवस्था में है। और हमारा जो a है त्वरण, वो कौन सा काम करेगा, फिर हमारा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए ये s h बन जाता है, u 0 बन जाता है और a g बन जाता है। समझ में तो आ ही गया होगा s h कैसे बन जाता है। s अर्थात दूरी नीचे चलते हैं और ऐसे चलेंगे दूरी, तो वो क्या कहलाने लगेगी, हाइट। तो चलिए इनको कॉपी कीजिए, फिर हम अगला देखते हैं। चलो बेटा, अब हम देखते हैं एक नई चीज़, nवें सेकंड में चली गई दूरी। तो nवें सेकंड में चली गई दूरी, अब देखते हैं कितनी आती है nवें सेकंड में। वही है जो अंत में दूरी चली जाती है, जैसे मैं कह दूँ 5 सेकंड में इतनी चली और 6 सेकंड में इतनी चली, तो लास्ट वाले एक जो सेकंड बचा है, लास्ट वाला 5 और 6 के बीच वाला, उसमें कितनी चली है दूरी। वैसे सवालों के लिए एक हम डेरिवेशन जनरेट करते हैं। ठीक है, तो माना, जैसे मैंने मान लिया मैंने n सेकंड में चली दूरी मेरे पास, n सेकंड में चली दूरी मैंने Sn मान ली, वह n-1 सेकंड में, उससे जस्ट पीछे वाले सेकंड में चली दूरी, वो मैंने मान ली Sn-1 है। तब nवें सेकंड में दूरी, nवें सेकंड में दूरी, ठीक, nवें सेकंड में अब मुझे दूरी निकालनी है। तो जैसे हम लोग ये लगाते थे फॉर्मूला, किसमें, समांतर श्रेणी में, हाई स्कूल में, nवां पद, ठीक उसी प्रकार लगाएंगे। nवें सेकंड में चली गई दूरी को Sn मान लिया मैंने, तो क्या आ जाएगा, Sn-Sn-1। ये दूरी का व्यंजक हम लोग जानते हैं, क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यही होता है ना, ए टी स्क्वायर। यहाँ t किसको डिनोटेट कर रहा है, n को, तो यहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे, n। तो डेल्टा Sn बराबर रखो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और यहाँ क्या रखना है, सॉरी यहाँ t की जगह n रखना है, तो रखेंगे, तो u n प्लस 1/2 ए n स्क्वायर। ठीक, ये रख दिया मैंने s की जगह पे t कन्वर्टिंग करके, माइनस n की जगह पे, अर्थात t की जगह पे क्या रखना है, n-1। यहाँ n था तो n रखा, यहाँ n-1 है तो n- रखो इसमें, u n-1 प्लस 1/2 ए n-1 का होल स्क्वायर। जहाँ जहाँ t था
वहाँ n-1 रखा और इसमें क्या रखा, n रखा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो बच्चे लोग करते थे सॉल्यूशन छोटे में वैसा ही है बिल्कुल। देखना ये तो मैंने सेम किया, करिए गुणा u का n से u का -1 से -u हो गया। चलिए 1/2 a, ये क्या है a - b का होल स्क्वायर, खोलिए a² + b² - 2ab, यही खोलेगा ना, a - b का होल स्क्वायर। चलिए और सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। डेल्टा s बराबर un + 1/2 an² माइनस ये un, इसको तब तक नहीं खोलिएगा जब तक ये पूरा सॉल्व ना, un - u + 1/2 a गुणा कीजिए n में n², इसमें कीजिए 1 में 1/2 a। अब इसमें कीजिए तो ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, तो ऊपर क्या है -2an/2 है नीचे, ठीक है। अब माइनस का चिन्ह खोलिएगा तो आ जाएगा डेल्टा s बराबर un + 1/2 an², माइनस का un, ये माइनस का है प्लस का u, ये क्या आएगा माइनस का 1/2 an², ये माइनस का 1/2 a और ये प्लस का बन जाएगा 2an/2, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का। क्या बचा मेरे पास, डेल्टा s बराबर u और यहाँ से बचा माइनस का 1/2 a और प्लस का 2an/2। तो यदि मैं इसको आगे लिखूँ इसको पीछे लिखूँ तो कोई दिक्कत, तो आ गया मेरा u, इसको आगे लिख लो इसको पीछे, प्लस का 2an/2 - 1/2 a, ठीक। अब मेरे पास डेल्टा s बराबर u, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 1/2 और a, यहाँ क्या बचा 2n और यहाँ पे ये पूरा कॉमन आ गया, क्या बचा -1। तो ये मेरा अवरोधन दूरी के लिए व्यंजक आ चुका है। बहुत ही सिंपल है, सहज तरीके से लगा हुआ है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए बेटा अब हम देख लेते हैं आपेक्षिक वेग। तुमने देखा होगा मैथ में पढ़ा होगा सापेक्ष चाल, वही है आपेक्षिक वेग, ठीक है। तो क्या है आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग, ठीक है। इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म हो जाएगा। आज आप लोग लेसन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे क्योंकि कल से इसके न्यूमेरिकल चलेंगे, और जब लेसन तैयार नहीं होगा तो न्यूमेरिकल समझ में आने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो आपेक्षिक वेग क्या है, जब किसी वस्तु की दिशा, जब किसी वस्तु की दूरी कर लो, पहले वस्तु की जो दूरी होती है, किसी वस्तु की दूरी परिमाण में बदल रही हो या दिशा में बदल रही हो, परिमाण में या दिशा में या परिमाण दिशा दोनों में, परिमाण व दिशा दोनों में बदल रही हो, दोनों में बदल रही हो, बदल रही हो, तब हम कह सकते हैं, तब वस्तु के जो वेग होते हैं, वस्तु के वेग एक दूसरे के आपेक्षिक वेग कहलाते हैं, आपेक्षिक वेग कहलाते हैं, ठीक है। जब किन्हीं वस्तुओं की कर लो, क्योंकि दो वस्तुएं हैं, ठीक है। जब किन्हीं वस्तुओं, यहाँ पे किन्हीं कर लो, जब किन्हीं वस्तुओं की दूरी परिमाण या दिशा या दोनों के साथ बदल रही हो तो जो वेग होते हैं उनको कहते हैं आपेक्षिक वेग, ठीक है। आपेक्षिक वेग क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। माना एक पहली वस्तु है या कार है, मान लो पहली वस्तु का वेग हमने मान लिया va है, व दूसरी वस्तु का वेग, दूसरी वस्तु का वेग हमने मान लिया वो v है, ठीक है। तो इनका
आपेक्षिक वेग क्या कहलाता है, चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट, जब वस्तुओं के वेग एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। ठीक है, मान लो ये एक वस्तु है, इस दिशा में जा रही है v वेग से, ये दूसरी वस्तु है इसी दिशा में जा रही है v वेग से। तो जब दोनों वस्तुओं के वेग एक ही दिशा में हो तब आपेक्षिक वेग होता है। तब आपेक्षिक वेग की जब बात करें, जब एक ही दिशा में हो तो बन जाता है वो va माइनस vb, अर्थात एक दूसरे का अंतर। जैसे हम किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं, अर्थात उसको पार कर रहे हैं, तो उसका वेग और हमारा वेग का जो अंतर होगा वो कहलाएगा सापेक्षिक वेग या आपेक्षिक वेग। क्लियर? जैसे हम किसी गाड़ी को पार करते हैं तो हमारा वेग तो चल ही रहा है, ठीक, और उसका वेग भी चल रहा है। जब तक हम उसके वेग से ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारी गाड़ी उसको ओवरटेक नहीं कर पाएगी। अर्थात ये हमारी गाड़ी, ये उसकी गाड़ी, ये ओवरटेक कर रही है, इसको ओवरटेक कर देगी तो इसके वेग से हमारा वेग जो घटा देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इससे इतने वेग से ज़्यादा चल रहे थे। जो जितने वेग से ज़्यादा चल रहे थे वही क्या है, इसका आपेक्षिक वेग है। इसी प्रकार दूसरा, जब वस्तुओं के वेग विपरीत दिशा में हो। कैसे हो? विपरीत दिशा में हो। जब विपरीत दिशा में वेग हो, अर्थात एक वस्तु का वेग va इस साइड है और दूसरी वस्तु का वेग vb इस साइड है, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो जब आपेक्षिक वेग हमें निकालना हो, आपेक्षिक वेग जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो आपेक्षिक वेग एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, हम इस दिशा में जा रहे हैं, तो हमारी बीच की दूरी हमेशा बढ़ती ही जाएगी, पार करने वाला तो सवाल ही नहीं है। तो दोनों के वेगों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये घटा देंगे, ये जोड़ देंगे। ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना। परिभाषा तो बकवास है, ओनली ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना, इन्हीं से सवाल लगने हैं। ठीक है, जब वस्तुएं समान दिशा में हो तो वेग घट जाते हैं और विपरीत दिशा में हो तो वेग जुड़ जाते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही। आज ही अपना लेसन समाप्त होता है, तो आप लोग इस लेसन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि जो कल मैं न्यूमेरिकल लगाऊँ अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।